मुझे 3 दिन पहले MIM दिल्ली स्टेट के सदर जनाब कलीमुल हफीज साहब ने लीगल सेल का कन्वीनर बनाया। पिछले साल फरवरी के महीने में जब दंगे हुए, 4 दिन लगातार दंगे चले, आप सब लोगों ने अपनी आंखों से उन दंगों को देखा। चौथे दिन जब मैं यहाँ पर आया, 5वें दिन जब मैं अपनी एडवोकेट्स की टीम को लेकर आया, इमरान भाई बैठ बदले वालों के घर के अंदर मदीना मस्जिद के पीछे कई सौ आदमी, कई सौ औरत, उनके साथ बच्चे वहां पर अपने अपने घर छोड़ के मौजूद थे। नॉर्थ ईस्ट का दंगा हुआ, उन्हें अपने अपने घर छोड़कर यहां भागना पड़ा। मेरा ख्याल है आप में से शायद ये कोई हो जो इस वाक़े को भूला हो। हम सब लोग वहां गए, जिससे जो मदद हो सकती थी वो मदद वहां पर पहुंचाई गई। कोई कपड़े लेकर आ रहा था, कोई दूध लेकर आ रहा था, कोई राशन लेकर आ रहा था, कोई अपने साथ पैसा लेकर आ रहा था। जिससे जो मदद हुई हमने वो मदद की। मेरे जैसे लोग वहां पे अपने एडवोकेट्स की टीम लेकर आए, जो लोग डॉक्टर थे वो दवाइयां लेकर आ गए। कोई आंध्र प्रदेश से ट्रक के ट्रक भर के ला रहा है, कोई महाराष्ट्र से मदद आ रही है, पंजाब से मदद आ रही है, हरियाणा से मदद आ रही है। हिंदुस्तान के एक एक कोने से नहीं, पूरी दुनिया से इस खित्ते के अंदर मदद आई। लेकिन ये दंगे आज प्लान नहीं किए गए थे। इन दंगों को प्लान सन 1924 के अंदर प्लान किया गया था, जब RSS की स्थापना हिंदुस्तान के अंदर की गई। ये कोई एक दिन का मंसूबा नहीं था, ये मंसूबा पूरे हिंदुस्तान के अंदर RSS और उसके संचालकों ने किया। उन्होंने पूरा सिस्टम तैयार किया। हमारे पास ऐसी कोई प्लानिंग नहीं है कि हमें अगले दिन क्या करना है, हमें 4 दिन बाद क्या करना है, हमें 1 हफ्ते बाद क्या करना है। हमारे ये छोटे से 3 बच्चे हैं, इनको मुस्तकबिल के लिए क्या करना है। मेरे जैसे नौजवानों को अपने प्रेजेंट में क्या करना है, आप जैसे लोगों को अपने फ्यूचर में क्या करना है, किसी के पास कोई मंसूबा नहीं है। बड़े ध्यान से सुनने की बात है। बीजेपी ने आपके लिए कुछ कानून तैयार किए थे, कुछ कानून तैयार किए। जरा ध्यान से सुनिए क्या क्या बीजेपी ने आपके लिए कानून तैयार किए। सबसे पहले जैसे 2014 के अंदर बीजेपी आई, एक उन्होंने शबूरा छोड़ा लव जिहाद का। लव जिहाद के ऊपर आपको पता है मुख्तलिफ स्टेट्स के अंदर कानून बनाए जा चुके हैं। कोई भी हिंदू अगर उसे मुसलमान बनाया जाता है, और वो लड़का हो या लड़की, जो उसको मुसलमान बनाएगा, जो उसका धर्म चेंज करेगा, उसको उठा के जेल में डाल दिया जाएगा। लेकिन ये कंडीशन दूसरे धर्म के ऊपर नहीं है। लव जिहाद हरमानता आर्टिकल 370 एब्रोगेट कर दिया गया। कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस था उसको खत्म कर दिया गया। हम आंखों से देखते रहे क्यों? 1924 से तैयारी थी और अभी तो हमारी आंखें भी नहीं खुली। बाबरी मस्जिद को सिस्टमैटिक तरीके से कांग्रेस ने, बीजेपी ने, दूसरे अलायंस ने सिस्टमैटिक तरीके से किसी ने मूर्ति रखी, किसी ने उसका ताला खोला, किसी ने केस फाइल किया और फिर आखिर में हुआ यह कि एक दिन अल्लाह के उस घर के ऊपर अब एक भूतखाना तैयार किया जाएगा। मेरी बातें बड़ी हो सकती है, लेकिन ये हमने अपनी आंखों से देखा है। हम इसके शाहिद हैं, हम इसके गवाह हैं और कहानी रुक नहीं रही। कहानी यहां तक पहुंच गई कि अब आपकी शहरियत खत्म करने का आधा मंसूबा तो बन गया कि हमारे इन इलाकों के अंदर मुस्तफाबाद, चौहान मागर, जाफराबाद, गौतमपुरी, ब्रह्मपुरी, मौजपुर, करदमपुरी, कबीर नगर, कोबला, इन तमाम इलाकों के अंदर जिनके हम रहते हैं, इनके अंदर हमारे मकानों की रजिस्ट्रियां नहीं है। हमारे बुजुर्ग जिनके अपने घर में वो बता सकते कि अगर 1 करोड़ का मकान है तो 500 रुपए में जीपीए बनती है। अगर 12 लाख रुपए का फ्लैट है तो भी 500 रुपए में जीपीए बनती है। किसी ने अगर 15 साल पहले मकान खरीदा था और वो सरकार को वो जीपीए ले जाकर दिखाता है तो उसकी शहरियत साबित नहीं हो सकती। हमारे वोटर
इस्तेमाल करूं तो MD से भी मोहम्मद लिखा जाता है, MOHD से भी मोहम्मद लिखा जाता है। कुछ लोग मोहम्मद को MU से शुरू करते हैं, कुछ लोग मोहम्मद को MO से शुरू करते हैं, कुछ सिर्फ M लिख देते हैं। एक मोहम्मद की स्पेलिंग हम लोग ठीक नहीं करते। अगर किसी का नाम रिजवान है तो उसके अपने वोटर ID कार्ड में 4 नाम होंगे। रिजवान अहमद भी हो सकता है, रिजवान खान भी हो सकता है, MD रिजवान भी हो सकता है, मोहम्मद रिजवान भी हो सकता है। अब ये बात मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि मैं लीगल सेल का कन्वीनर हूं। जब यहाँ पर एनआरसी शुरू होगी तो आपके सामने सबसे बड़ी परेशानी आएगी। जब हम लोग असम गए या असम के लोग जब यहाँ पर आए, हमने उनसे पूछा कि भाई साहब सबसे बड़ी परेशानी क्या है आपको एनआरसी के मूवमेंट के अंदर। बदरुद्दीन अजमल साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जमीयत उलमा हिंद वहां काम कर रही है, जमात इस्लामी काम कर रही है, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है, सभी लोग हमारे पास आते हैं, हम भी उनके पास जाते हैं। मैंने उनसे पूछा भाई साहब आपको सबसे ज्यादा परेशानी किस चीज में आई? कह रहे मुसलमानों के एक नाम की 6 स्पेलिंग होती है। मेरा ख्याल है आप इस चीज को समझते होंगे। सब लोग अपने अपने घर जाकर एक बार चेक करना कि आपके वोटर ID कार्ड, आपके आधार कार्ड, आपके पैन कार्ड, पासपोर्ट, GPA और आपके वालिद की और आपकी वालिदा के तमाम डॉक्यूमेंट में क्या स्पेलिंग सेम है? अब आप कहेंगे 90% लोग मुझे आगे कहते हैं हमारी स्पेलिंग सेम नहीं है, तो ये ध्यान रखिए कि आपकी शहरियत 90% खतरे में है। ऐसा नहीं है कि आपने अपने इन डॉक्यूमेंट्स को गलत भरा था। मैं अगर बात हूं तो मैंने सेल्फी लिख दिया, ये सब कुछ अचानक नहीं हुआ। एक सिस्टम है RSS का। उस RSS में जो 1924 में मिटाई गई थी, उसने जुडिशरी के अंदर अदालतों में अपने लोगों को बिठाया, उसने पुलिस में अपने लोगों को भेजा, मिलिट्री चीफ बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं, आपके ब्यूरोक्रेट्स बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं। एक एक शोबा, वो प्राइवेट हो या सरकारी हो, उसके अंदर कौन है? बीजेपी के लोग। क्या ये बीजेपी के लोग ऐसे ही चले गए? अगर जज बनना है तो LLB तो करनी पड़ेगी। आपके यहाँ कितने बच्चे हैं जिन्होंने LLB की है? आपके यहाँ कितने बच्चे हैं जो डॉक्टर हैं? आपके यहाँ कितने बच्चे हैं जो ब्यूरोक्रेसी में जा सकते हैं? आपके कितने बच्चे हैं जो गवर्नमेंट जॉब के लिए जा सकते हैं? उन्होंने एक छोटा सा क्लर्क भी सिस्टमैटिक तरीके से SDM ऑफिस में बिठाया, DC ऑफिस नंद नगरी कलन सिनेमा के सामने, ताकि ध्यान से सुनिए, ताकि मुसलमानों इन नामों को सिस्टमैटिक तरीके से उनकी स्पेलिंगों को गलत किया जा सके। आपकी स्पेलिंग आपकी आंखों के सामने गलत की गई, हम अपनी लापरवाही में मसले, हमारा डॉक्यूमेंट मोहम्मद रिजवान के नाम से बना, हमारा डॉक्यूमेंट रिजवान सैफी के नाम से बना, वो किसी भी नाम से बना, हमने उठाया और रख लिया। क्यों? क्योंकि कभी भी हमें एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करनी ही नहीं थी, हमें LLB का एडमिशन लेने जाना ही नहीं था, हमें मेडिकल की तैयारी करनी ही नहीं थी, हमें IAS बनना ही नहीं है, और हमें कोई भी ऐसा काम जो 100 साल की तैयारी नहीं, 1 हफ्ते की तैयारी का भी कोई काम हमारे पास कोई मंसूबा उसका नहीं है। हुआ क्या कि आपके तमाम डॉक्यूमेंट चेंज कर दिए गए। सिस्टमैटिक तरीके से तमाम मुसलमानों को ऐसी कॉलोनियों में महदूद कर दिया गया है कि आप उन कॉलोनियों में रहे जहां पर बैनामा भी नहीं है, जहां पर सेल डीड भी नहीं है। क्यों? अगर सेल डीड होगी तो एक शहरियत का प्रूफ आपका तैयार हो जाएगा। तो आपको कहां रहना है? जाफराबाद में रहना है, मुस्तफाबाद में रहना है, चौहान बानर में रहना है, जहां पे सिंपल बिना एंट्री की नोटरी की आपके पास GPA होगी। एंट्री वाली भी नौकरी नहीं है। बड़ी गलत बात है, बड़ी प्रैक्टिकल बातें। सुबह से शाम तक क्लाइंट्स मेरे पास आते और तमाम लोगों को मैं देखता हूं कि कैसी जॉब करते हैं, कोई तैयारी तो नहीं है हमारी। ये दंगा टाला जा सकता था। ये जो हमारे डॉक्यूमेंट्स में स्पेलिंग मिस्टेक्स है, इन्हें ठीक किया जा सकता था। ये आर्टिकल 370 जो कश्मीर का है, इसे रोका जा सकता था, अल्लाह के घर को बचाया जा सकता, इस दंगे को रोका जा सकता था, हम अपने एक वोट का इस्तेमाल ढंग से कर लेते।
2014 से पहले हम सबके पास एक्सक्यूज थे कि हमारे पास ऑप्शन नहीं था, असदुद्दीन ओवैसी नहीं थे, हमारे पास मुस्लिम पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी, हमारे पास एक सोच नहीं थी, हमें एक चोर और डाकू में से चुनना था, हम चोर चुनते रहे। अब तो डाकू आ गया, अब क्या करेंगे? अपने महल, हमने एक महल चुना, हमने एक किराए का महल चुना और अपनी मिल्कियत वाला झोपड़ा हमने छोड़ दिया। हमें इस किराए के महल को लात मारनी पड़ेगी। कौन सी पार्टी से हम वफा करते हैं? नेता वो होता है जिसकी कथनी और करनी एक होती है। मैं आपको एक वाक्य बता, सीए के प्रोटेस्ट कर रहे थे, आपने शाहरुख पठान नाम के किसी लड़के का नाम सुना है? शाहरुख पठान, उसके ऊपर इल्जाम था वो इस तरीके से गोली चला रहा था एक पैरामिलिट्री के सोल्जर के ऊपर। नाम सुना होगा? राम भक्त गोपाल का भी नाम सुना होगा आपने, और कपिल गुर्जर का भी नाम सुना होगा। इन तीनों ने करा क्या था? ये अपने जोश में आके ये रोड पे गए, इनके हाथों में कट्टा था और इन्होंने फायर कर दिया। यही था जी। इन तीन लोगों में से फर्क बता रहा हूं कानून का, और कानून को जो अमली जामा पहनाया जाता है कि कैसे एक कम्युनिटी के ऊपर उसका अमली जामा, उसका एग्जीक्यूशन क्या है और दूसरी कम्युनिटी पर उसका अमली जामा क्या है। आप देखिए, कपिल गुर्जर और राम भक्त गोपाल, उन्हें जमानत दे दी गई, आज वो बाहर बहुत बढ़िया जिंदगी जी रहे और बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं। और शाहरुख पठान कहां है? जेल में। क्यों है वो जेल में? क्यों? क्योंकि उसके पीछे कोई सियासी सोच नहीं है। हमारे इस इलाके के अंदर एक काउंसलर जिसने बहुत आगे बढ़ चढ़ के एक पार्टी का हाथ थामा, जिसका नाम था आम आदमी पार्टी। क्या हाल करा उन्होंने उसका? कोई नाम बता सकता है उस काउंसलर का? ताहिर। ताहिर को आज तक हम लोग बाहर नहीं निकल पा रहे, उसकी पॉलिटिकल पार्टी से बाहर नहीं निकल पा रही। राम भक्त गोपाल और कपिल गुर्जर बाहर है, आपका चुना हुआ नुमाइंदा जेल के अंदर है। अब आप क्या कर सकते हैं बताइए? आपकी चुने, आपकी कम्युनिटी की इशरत जहां तो खुद वकील है, वो जेल के अंदर है। आपके पढ़े लिखे बच्चे जो कॉलेजों में पढ़ते हैं, वो जेल के अंदर है। आपके आसपास कारखानों में काम करने वाले लड़के जिन्होंने आपका दिफा किया था, वो जेल के अंदर है। इस सिस्टम को कैसे रोकेंगे? कोई मंसूबा है? मैं अपने उन लोगों से भी सवाल पूछता हूं जिनकी उम्र 60-65 साल है, जो 1992 में लगभग जवान होंगे, कि आपके पास बाबरी मस्जिद अगर शहीद हो गई थी तो बाबरी मस्जिद को बचाने का क्या मंसूबा था? मैं आज के नौजवानों से पूछता हूं, अगर नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के अंदर दंगा हुआ और आगे दंगा ना हो, इसका मंसूबा आपके पास क्या है? मैं आपसे सवाल करता हूं कि शाहरुख पठान जो जेल में है, कपिल गुर्जर जेल में नहीं है, राम भक्त गोपाल जेल में नहीं है, वो शाहरुख क्यों जेल में है? कोई मंसूबा है आपके पास? कोई सोच है? कोई सोच नहीं है, कोई मंसूबा नहीं है, कोई पहचान नहीं है। ये लोग जो लाल किले में हुकूमत किया करते थे, आज इनको महदूद कर दिया गया है कच्ची कॉलोनियों के पास। आज इनको महदूद कर दिया है जहां पर रजिस्ट्रियां नहीं होती, आज इनको महदूद कर दिया है रेगुलराइज्ड कॉलोनियों के अंदर। ये ऑथराइज्ड कॉलोनी में नहीं रहते, ओखला में रहने वाले लोग बड़े अपने आप को पढ़ा लिखा समझते होंगे, कहते होंगे कि वो इंटेलेक्चुअल है, वो भी 2 करोड़ के फ्लैट 500 रुपए की जीपे बना के रह रहे हैं। कोई पहचान नहीं है 2 करोड़ रुपए के फ्लैट की, और कोई पहचान नहीं है आपके 10 लाख रुपए की झुकी की। जब आपको शहरियत के लिए बुलाया जाएगा, ना आपके डॉक्यूमेंट आपको सपोर्ट करेंगे, ना आपका वोटर आईडी कार्ड आपको सपोर्ट करेगा, ना आपका आधार कार्ड आपको सपोर्ट करेगा। सपोर्ट करेगा तो आपका कायद आपको सपोर्ट करेगा, सपोर्ट करेगी तो आपकी तंजीम आपको सपोर्ट करेगी, सपोर्ट करेगी तो आपका इत्तेहाद आपको सपोर्ट करेगा। और इसके साथ हमारे बीच में दिल्ली स्टेट के सदर जनाब करीम हफीज साहब तशरीफ ला चुके हैं।
उस्मानी साहब भी हमारे साथ हैं। मैं सभी ओहदेदारान से गुजारिश करूंगा कि वो इससे इसको तस्लीम फरमाए। बड़ा जोरदार इस्तकबाल होना चाहिए हमारे सदर मोहतरम का, हमारे तमाम ओहदेदारों का। उस्मानी साहब अंदर शानम भाई, हमारे डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट जनाब सरदार साहब मुझे नजर नहीं आ रहे। हाँ, मारूफ साहब, गफ्फार साहब तशरीफ लाए स्टेज। डॉक्टर इलियास सैदी साहब का मैं इस्तेमाल करता हूँ। जी हाँ जी। और तमाम लोग इसको जहाँ जगह मिल जाए प्लीज वहां बैठ जाइए। बहुत अहम परेशानियां पेश आई, उनमें एक सबसे बड़ी परेशानी ये थी कि हमारा आधार कार्ड, हमारा वोटर आईडी कार्ड, हमारा पैन कार्ड, पासपोर्ट और इसके अलावा जो दीगर हमारा राशन कार्ड होता है उसके अंदर हमारी स्पेलिंग सेम नहीं होती। देखिए परेशानी कहां कहां तक पहुंच गई। हम तो लिंचिंग से लड़ रहे हैं, लिंचिंग से लड़ने आप अलवर नहीं जा सकते, आप कानपुर नहीं जा सकते, आप दाफना मसूरी नहीं जा सकते। आप अपने घर के इन डॉक्यूमेंट्स को तो कम से कम ठीक करा सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्दी आपके हर क्षेत्र के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हर एक वार्ड के अंदर एक एडवोकेट आपको देंगे सिर्फ इन्हीं कामों के लिए कि आपकी शहरियत बचाई जा सके। आपके वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, आपके पासपोर्ट, इनके अंदर जो मोहम्मद की एक स्पेलिंग है, आपका एम से मोहम्मद, MD से मोहम्मद, MOHD से मोहम्मद, MU से मोहम्मद, MO से मोहम्मद और लास्ट में डबल M के बाद A और E का डिस्प्यूट। सर इन छोटी छोटी वजहों से आपकी शहरियत कहां खत्म कर दी गई? NRC के अंदर खत्म कर दी गई, असम के अंदर खत्म कर दी गई। ये तो आप शुक्र अदा करिए कि दिल्ली के और पूरी हिंदुस्तान के अंदर कोरोना की वबा आ गई। पहला इंसान होगा जो कह रहा है कि कोरोना की वजह से शुक्र अदा करिए कि आपकी मुसीबत कुछ वक्त के लिए टल गई। अल्लाह ने आपको एक मोहलत दे दी कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स ठीक कर लीजिए। और सिर्फ डॉक्यूमेंट्स ही ठीक नहीं करने, हमें सरकार से ये भी मांग करनी है कि इन तमाम कॉलोनियों के अंदर ये GPA का सिस्टम बंद करके यहाँ पर सेल डीड शुरू की जाए, ताकि 2021 के अंदर अगर सेल डीड हम बनाते तो हमारी एक शहरियत का प्रूफ बन जाए। आपको मैं एक बात बता दूं, शायद बहुत कम लोगों को पता होगा कि अब पासपोर्ट आपकी शहरियत का प्रूफ नहीं है। आपका वोटर आईडी कार्ड, आपका पैन कार्ड, आपका पासपोर्ट और आपकी GPA, ये 500 रुपए की GPA जो आप बना लेते हैं, जिस पर बनवाने के बाद साइन भी करवाए जाते हैं सदर साहब, इनकी कोई वैलिडिटी आपकी सरकार की नजर में नहीं है। सरकार ने सिस्टमैटिक तरीके से आपको ऐसी कॉलोनियों के अंदर महदूद कर दिया जिन कॉलोनियों के सेल डीड नहीं है, जिन कॉलोनियों को आप रेगुलराइज्ड कॉलोनी कहते हैं, जिन कॉलोनियों को आप ऑथोराइज्ड कॉलोनी नहीं कहते। परेशानियां सुबह से शाम तक अगर मैं बयान करूं तो ये परेशानियां खत्म नहीं होने की। मैंने आपको एग्जांपल दिया कि शाहरुख पठान, कपिल गुर्जर और राम भक्त गोपाल, तो एक कम्युनिटी के एक दूसरी कम्युनिटी का शाहरुख पठान उसने भी गोली चलाई थी, राम भक्त गोपाल उसने भी गोली चलाई थी और कपिल गुर्जर ने भी गोली चलाई थी। तो एक कम्युनिटी के थे, उनकी सरकार है, आज वो बाहर घूम रहे, उन्हें जमानत मिल गई और शाहरुख पठान आज भी जेल के अंदर। आपकी वकील इशरत जहां जो कांग्रेस से काउंसलर थी वो आज जेल के अंदर है। आपका ताहिर हुसैन जो आम आदमी पार्टी से काउंसलर है वो जेल के अंदर है। आपके बड़े दबंग लीडर, बड़े चौड़े हुए फिरते थे समाजवादी के आजम खान, जेल के अंदर विद फैमिली पैकेज लेके पहुंचे हुए हैं। उनका बेटा जेल में, उनकी बीवी जेल में, और पेशी जब तस्वीरें नजर आई शायद वो ICU के अंदर थे।
कंप्लीट पैकेज आपको दिया जा रहा है। फिर फैमिली जेल में जाओ, किसी भी पार्टी से आप बिलोंग करते हैं आप जेल में जाइए, कहीं भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से आप जेल के अंदर जाइए। ये तो हो रहा है ना, ये ऑल दिस इज ऑल वेरी सिस्टमैटिक। ये जो आपके इलाकों में प्लान किया जा रहा है, दिस इज ऑल वेरी सिस्टमैटिक। और ये 1924 के अंदर प्लान किया गया था, आज नहीं प्लान किया गया। आज आपके सामने असदुद्दीन ओवैसी है जो कहता है वही करता है, जो उसकी आवाज पार्लियामेंट के अंदर है वही उसकी आवाज मुस्तफाबाद के अंदर है। और लीडर वही होता है जिसकी कथनी और करनी एक होती है। वो लीडर नहीं होता जो कुछ कहे, बैक स्टेज कुछ कहे और फ्रंट स्टेज कुछ कहे। हमारे नौजवानों के लिए मंसूबा बनाने की जरूरत है कि फ्यूचर में करेंगे क्या। हमारे वो लड़के जो आज सेटल्ड हैं उनके लिए मंसूबा बनाने की जरूरत है कि वो आज क्या करेंगे। हमारे ये बुजुर्ग, इनके लिए भी मंसूबा बनाने की जरूरत है। 1924 के अंदर आपके लिए मंसूबा बनाया गया था कि आपकी शहरियत खत्म की जाएगी। 1924 में आपके लिए मंसूबा बनाया गया था कि अल्लाह के घर को शहीद किया जाएगा। 1924 में मंसूबा बनाया गया था कि धर्मांतरण और लव जिहाद जैसे कानून बनाए जाएंगे। 1924 के अंदर ये कानून बनाए गए थे, इनका कंप्लीट सेट बनाया गया था। इन कानूनों को बनाने के लिए मशीनरी चाहिए थी, उसके लिए हर शोबे के अंदर उन्होंने अपने लोगों को पहुंचाया। चाहे वो मिलिट्री हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे वो जुडिशरी हो, वो मेडिकल हो, आपका एक छोटे से क्लर्क से लेकर हाईएस्ट पोस्ट ऑफ इंडिया तक भी उन्होंने अपने लोगों को बिठाया। आपके बच्चे जो कॉलेज जा रहे हैं आज वो सबसे बड़ा खौफ है, आज वो सबसे बड़ा डर है सरकार की नजर में। M18 बटला हाउस एनकाउंटर ऐसे ही नहीं हो गया था, एक सिस्टमैटिक प्लानिंग की गई थी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर जो जिन्ना की तस्वीर ढूंढ के उनको टारगेट किया जा रहा है वो ऐसे नहीं किया गया था। और मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी जिसको तोड़ा जा रहा है, जिसके ऊपर किताब चोरी के मुकदमे आजम खान जैसे कद्दावर नेता पे लगाए जा रहे हैं, ये ऐसे नहीं हो रहा। ये एक सिस्टम है, इसकी प्लानिंग है, इन प्लानिंग पे काम करने वाले लोग हैं, उस प्लानिंग को बैकअप देने वाली मीडिया है, उस प्लानिंग को फंड देने वाले बिजनेसमैन है। इट्स ऑल वेरी सिस्टमैटिक। कुछ भी ऐसा नहीं है जो अनएक्सपेक्टेड है, जो एक्सटेम्परेरी है। और अभी हमारे सामने सबसे बड़ा सवाल यह है कि भाई हवा किसकी चल रही है, कांग्रेस की चल रही है या आम आदमी पार्टी की चल रही है? हवा, मैं जिस इलाके में रहता हूं उस इलाके में बीजेपी अगले 100 साल तक नहीं जीत सकती। सिर्फ 125 वोट है बीजेपी के, सिर्फ 125 वोट। और यकीन मानना बीजेपी को 250 वोट पड़ते हैं वहां पे। किस उम्मीद से उनका कैंडिडेट अपने, किस उम्मीद से उनका वोटर अपने कैंडिडेट को वोट डालता है? उसे पता है कि मुझे गड्ढे में वोट डालना है, उसे पता है कि मैं गड्ढे में वोट डाला हूं तभी तो गड्ढा भरेगा। और याद रखिए, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, इस वर्ड के अंदर इत्तेहाद जो शब्द है ना, ये जो लफ्ज है, ये आपकी मजलिस की और पूरी कौम की कामयाबी का इसमें सीक्रेट है। हम लोग समझते हैं कि डेमोक्रेसी के अंदर जिन लोगों को ज्यादा वोट मिलता है वो जीतते हैं। नहीं, डेमोक्रेसी में जो लोग ज्यादा मुत्तहिद होते हैं उनको वोट मिलता है। और आपका इस्लाम, आपका मजहब, आपका दीन आपको इत्तेहाद सिखाता है, आपको मुत्तहिद होने की तरगीब देता है। बातें बहुत सारी हैं, बहुत अच्छे अच्छे स्पीकर हमारे बीच में मौजूद है, हमारे सदर मोहतरम हमारे बीच में मौजूद है। मैं अपनी बात सिर्फ एक शेर से खत्म करूंगा। ये शेर हम तमाम मजलिस वालों की तरफ से और तमाम ओपोनेंट्स के लिए कि कतार में हम बरसते खुशी जाते हैं, यूं के मरते हैं कि जी जाते हैं। तुम वो हो समंदर जिन्हें पी जाता है, हम वो हैं समंदर को जो खा जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।